हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं एक और बात क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने इस प्रैक्टिस सेशन से कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस हटा दिए हैं, क्योंकि मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रिमूव किए हैं। मैंने सिर्फ वो वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं जो हमारे FA2 के कोर्स का हिस्सा है और जो आपके पेपर में टेस्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। पहला सवाल है, based on the information above, what was the value of Amanda inventory at 30th November 20x5? अगर आप डेट पर फोकस करें तो रिक्वायरमेंट में डेट है 30th November 20x5 और हमसे पूछी गई है इन्वेंट्री की वैल्यू। सो इन शॉर्ट रिक्वायरमेंट है कि हमने फाइंड करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर टू 30th November 20x5, Amanda bought goods for resale at a cost of $75,550। परचेज की है अमेंडा ने जिसकी वैल्यू है $75,550। Her inventory at 1st December 20x4 was valued at 15,740। ये आपको गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री 1st December 20x4 और उसकी वैल्यू है 15,740। अगर आप रिक्वायरमेंट में डेट को देखें तो डेट है 30th November 20x5। अगर 30th November 20x5 क्लोजिंग डेट है यानी ईयर एंड डेट है तो स्टार्ट कौन सा होगा? 1st December 20x4। यहाँ पर दिया गया है 1st December 20x4 और इन्वेंट्री की वैल्यू है 15,750। इसका मतलब ये कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। she did not she did not count her inventory at 30th November 20x5, but she know that her sales for the year to 30th November 20x5 for 91,800, all sales were made at a markup of 20%। अगर आप रिक्वायरमेंट को देख लिए, रिक्वायरमेंट के साथ आप गिवन डेटा को देख ले तो आपको पता चल गया होगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है जिसमें हमें सेल्स की वैल्यू गिवन है। अगर आप देख लें इसमें हमें सेल्स की वैल्यू गिवन है विच इज 91,800। हमें परसेंटेज भी बताया गया है कि मार्कअप है 20% का और एग्जामिनर ने ये भी बताया है कि उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री की काउंटिंग नहीं की, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर आपको सेल्स की वैल्यू गिवन है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, आपको परचेजेस की वैल्यू गिवन है, तो आपने कौन से वाले फॉर्मूले को यूज करके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है? सो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को सिखाया कि आपने प्रॉफिट और लॉस वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। देखिए इस तरह फॉर्मूला जो है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, परचेजेस की वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें सेल्स गिवन है और सेल्स के ऊपर परसेंटेज भी हमें दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह, देखें सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो है 20% है मार्कअप। मार्कअप में कॉस्ट हमेशा 100% रहता है और सेल्स हो जाएगा 120%। अब सेल्स की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 91,800। जो वैल्यू आपको गिवन है उसके परसेंटेज पे डिवाइड कर ले और जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर ले। तो ये हो जाएगा 91,800 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 76,500। कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू हो जाएगी 76,500। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लें तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 15,740, परचेजेस है 75,550, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल हो गया 76,500।
अब जरा फॉर्मूले को रीअरेंज कर ले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साइड पर रह जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री इस साइड पे जाकर बन जाएगी -76,500 माइनस 15,740, और परचेजेस भी इस साइड पे आकर क्या बन जाएगा माइनस, तो 75,550। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड कर दें। which is 14,790, 14,790 ऑप्शन, ये रहा आपका आंसर। $14,790 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what entry should be made for the provision in Darren's statement of profit or loss for to year 30th April 20x5? देखिए भाई, ईयर एंड है, अगर आप लोग देख लें तो ईयर एंड है 30th अप्रैल 20x5, और हमने एंट्री बतानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। यानी हमने एक्सपेंस के बारे में बताना है। प्रॉफिट और लॉस में दो ही एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनकम, एक होती है एक्सपेंसेस। तो प्रोविजन का सवाल है, तो प्रोविजन में नॉर्मली या तो इंक्रीज इन प्रोविजन होगा या डिक्रीज इन प्रोविजन होगा। तो अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रोविजन है तो क्रेडिट एंट्री होगी। Darren is a second-hand car dealer. If a car develops a fault within 30 days of the sale, Darren will repair it free of charge. At 30th April 20x4, Darren had made a provision. Okay? At 30th April 20x4, Darren had made a provision for repair of $2,500. उसने already provision बनाया हुआ है $2,500 का। उसके बाद at 30th April 20x5, he calculated that his provision should be 2,000. लास्ट ईयर में उन्होंने प्रोविजन बनाया था 2,500 का, क्योंकि डेट है 30th अप्रैल 20x4, यहाँ पर ईयर एंड है 30th अप्रैल 20x5, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग प्रोविजन है 2,500, अभी क्लोजिंग प्रोविजन है 2,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आया है डिक्रीज 500 का, 500 का डिक्रीज आया है, 500 का डिक्रीज आया है। तो जब भी 500 का डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन प्रोविजन होगा, तो प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट एंट्री जाएगी। डिक्रीज इन प्रोविजन होगा तो क्रेडिट एंट्री जाएगी, इंक्रीज इन प्रोविजन होगा तो डेबिट एंट्री जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 की क्रेडिट एंट्री, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, इफ द एरर इज नॉट करेक्टेड, अगर एरर को ठीक ना करे, इफ द एरर इज नॉट करेक्टेड, अगर हम अपनी गलती को ठीक ना करें, what is the effect on Bini profit for the year to 30th October 20x8 and 20x9? देखिए, 2 years आपको गिवन है, एक है 31st अक्टूबर 20x8 और एक है 31st अक्टूबर 20x9। एक गलती हो गई होगी, ठीक है, एक गलती हो गई होगी 20x8 में, गलती हो गई होगी 20x8 में। अगर हम अपनी उस गलती को ठीक ना करें, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में यही कह रहा है कि हम अगर अपनी गलती को ठीक ना करें, तो जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट फॉर 20x8 एंड फॉर 20x9, उसके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा अगर हम अपनी गलती को ठीक ना करें। देखिए, इफ द एरर इज नॉट करेक्टेड, ठीक। In Bini record for the year to 31st October 20x8, expenditure on a depreciable asset has been incorrectly classified as revenue expenditure. अगर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि हो गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बेनी ने रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदा है नॉन करंट एसेट को, उसको रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब पहली साल की अगर हम बात कर रहे हैं 31st अक्टूबर 20x8, इस साल की अगर हम बात कर ले, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया,
एक्सपेंसेस इंक्रीज, आपने एसेट को कम कर दिया, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, क्योंकि आपने वन ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिया, डायरेक्टली इसको एक्सपेंस आउट कर दिया प्रॉफिट और लॉस में। तो जब आपने डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर दिया प्रॉफिट और लॉस में, तो आपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया होगा। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज की गई होगी तो आपके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा होगा? तो प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो 20x8 में अगर मैं बात करूं 20x8 की, तो 20x8 में हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, अंडरस्टेटेड किया होगा बिनी ने। अब अगर 20x9 की बात कर लें, नेक्स्ट ईयर अगर हम बात कर ले 20x9 की, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। आपने कैपिटल को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और एकदम से आपने कंप्लीट अमाउंट को एज एन एक्सपेंस आउट कर दिया प्रॉफिट और लॉस में। तो जब आपने एकदम से कंप्लीट अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया प्रॉफिट और लॉस में, तो आपने एसेट की एंट्री नहीं की होगी। तो जब आपने एसेट की एंट्री नहीं की होगी, तो आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ऐसा है, अगर आपने एसेट की एंट्री नहीं की होगी तो आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तमाम के तमाम एसेट की वैल्यू को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया 20x8 में। तो x8 में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट गिर गया होगा। तो जब आपने कंप्लीट अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया, तो आपने एसेट की एंट्री नहीं की होगी। तो जब आपने एसेट की एंट्री नहीं की होगी, तो आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जब आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, 20x9 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो x8 का प्रॉफिट कम, x9 का प्रॉफिट ज्यादा, यही रीजन है उसकी। तो ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड नहीं जी, अंडरस्टेटेड एंड ओवरस्टेटेड। x8 का अंडरस्टेटेड एंड x9 का ओवरस्टेटेड, यही रीजन है। देख ले इसको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। What value should be reported for L payable at 30th June 20x8? हमने बतानी है क्लोजिंग पेबल की वैल्यू, क्लोजिंग पेबल की वैल्यू, ठीक है। क्लोजिंग पेबल की वैल्यू, जिस तरह मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपने हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ठीक है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें कि एग्जामिनर क्या, आपको पता चले कि एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है क्लोजिंग पेबल की वैल्यू। In June 20x8, L bought goods for $12,000. She paid $11,000 of this by check and agreed a 30 days credit period for the balance. भाई गुड परचेजेस कर दिए $12,000 के, जिसमें $11,000 उन्होंने पे की। तो आखिर में वैल्यू बच गई $1,000, और ये कह दे कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो ये हो जाएगा पेबल का बैलेंस, 1,000 पेबल। आगे पढ़े। She intend, she intends, देखिए she intends to buy more good for $13,000 in July 20x8। यहाँ पर एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया है intends, उनकी नीयत है, उसकी नीयत है कि वो खरीदेगी, अभी तक खरीदी नहीं है, उसकी नीयत है कि वो खरीदेगी। तो हम तो नीयत की एंट्री नहीं करते जब तक एक्चुअल ट्रांजैक्शन इनकर ना हो। जब तक उसने खरीदी नहीं है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते। उसकी नीयत है वो लाखों की खरीदे, करोड़ों की खरीदे, नियत की अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं करते, ठीक है, जब तक ट्रांजेक्शन इनकर ना हुआ हो। ये बात समझ में आती है? तो इंटेंडिंग की वाली एंट्री नहीं होगी, तो हो जाएगा 1,000 पेएबल, 1,000 पेएबल। ओके, what value should be reported for current asset in NVO statement of financial position at 31st October 20x7? वैल्यू फाइंड करनी है हमने करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स। ओके, NVO ट्रायल बैलेंस at 31st October 20x7 include the following balances: मशीनरी एट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट, accumulated depreciation नॉन करंट एसेट का हिस्सा है, ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल जी 42,650, फिर रिसीवेबल अलाउंस बिल्कुल, अगर आपको याद हो
कि जब भी हम रिसीवेबल को रिपोर्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा जाएगा क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंस। याद है आप लोगों को रिसीवेबल का चैप्टर, क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंस। तो क्लोजिंग रिसीवेबल है 42,650 माइनस क्लोजिंग अलाउंस है 1570। तो ये हो जाएगी रिसीवेबल की बैलेंस 42,650 माइनस 1570, ये हो जाएगा 41,080। तो करंट एसेट में तो हमारे पास एक हो जाएगा रिसीवेबल जिसकी बैलेंस है 41,080। ठीक, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री एट 1 नवंबर 2026, ओपनिंग इन्वेंट्री कभी नहीं, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए करंट एसेट। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 22,300, इन दोनों को प्लस कर दे विच इज 63,380, ऑप्शन बी 63,380। नेक्स्ट वन, which of the following statements about a trial balance is or correct? कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है फॉर ट्रायल बैलेंस? पहला ऑप्शन, if the total of the debit balances equal the total of credit balances, no errors have been made in posting to the general ledger। नहीं भाई, बिल्कुल गलत। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती नहीं हुई है, हो सकती है भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, कंप्लीट ओमिशन, ट्रांसपोजिशन एरर। ठीक है, तो एरर हो सकती है, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर भी है तो फिर भी एरर हो सकती है। द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट एट अ मार्केट वैल्यू, कभी भी नहीं। यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है, हमेशा नहीं। अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल, ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू पर फिर आपको रिपोर्ट करना होगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर तो नहीं। कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाई हुई है, हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल, ये कॉस्ट मॉडल है, तो फिर कैरिंग वैल्यू के ऊपर आप रिपोर्ट करेंगे। तो नेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Which of the errors will lead to the total of debit balances being greater than the total of the credit balances in get trial balance? इनमें से कौन सी एरर है जिसमें डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस की बैलेंस कम होगी, डेबिट बैलेंस की बैलेंस ज्यादा होगी, इनमें से ऐसी कौन सी गलती है? You know that her accounting records contain the following errors. A cash sale for $430 was recorded correctly in the cash account but was entered on the correct side of the sales account as 340। देखें, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि डेबिट किस में ज्यादा होगा, क्रेडिट किस में कम होगा, ठीक है, डेबिट किस में ज्यादा होगा, क्रेडिट की वैल्यू कम होगी, तो आपने हमेशा रॉन्ग एंट्री तक जाना है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री तक जाना है और उसमें देखना है कि डेबिट कौन सी गलती की वजह से ज्यादा है और क्रेडिट कम है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा कॉलम, तो एक हो जाएगी करेक्ट एंट्री, एक हो जाएगी यहाँ पर रॉन्ग एंट्री। तो सबसे पहले पहली गलती हुई है भाई कैश सेल, तो कैश सेल की एंट्री है कैश डेबिट 430 एंड सेल क्रेडिट 430। उसने बताया, एग्जामिनर ने, वाज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में सही रिकॉर्डिंग की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश डेबिट हुआ है 430 से। ठीक, उसके बाद was entered on the correct side of the sales account। भाई सेल्स अकाउंट में हमने सही ट्रांजेक्शन सही साइड पे रिकॉर्ड किया है, मतलब सेल्स को हमने क्रेडिट ही किया है, सही साइड पे रिकॉर्ड किया है, लेकिन
अमाउंट चेंज, अमाउंट है 340। तो आप देखिए डेबिट साइड ज्यादा या क्रेडिट साइड ज्यादा, तो इसमें अगर आप देखें तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, और कम साइड पर ही सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, तो सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये फर्स्ट गलती है जिसमें डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। नाउ सेकंड वन, the entry for depreciation was made correctly in the accumulated depreciation account and was entered on the wrong side of the depreciation expense account. अब अगर हम डिप्रिसिएशन की एंट्री करें तो वो एंट्री है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, हम इमेजनरी फिगर ले लेंगे, ठीक है, 100, एंड accumulated depreciation credit 100। अब एग्जामिनर बता रहा है, अब एग्जामिनर बता रहा है was made correctly in the accumulated depreciation account। भाई एडी की एंट्री हमने सही की है, accumulated depreciation क्रेडिट हुआ है 100 से, आगे and was entered on the wrong side of the depreciation expense account। depreciation expense by nature क्या है, डेबिट, wrong side कौन सा बन जाएगा, क्रेडिट, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्रेडिट किया गया है 100 से, कोई डेबिट नहीं है, तो इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, क्योंकि डेबिट साइड जीरो है और सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पर ओपन होगा, जो कम साइड होता है वहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। तो ये वाला अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर ये गलत है, क्योंकि एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप ऐसी गलती बताओ जिसमें डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो वो पहली वाली गलती में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए वन ओनली। देखिए इसको, नेक्स्ट वन, which of the following is the correct definition of net realizable value in accordance with IAS 2 inventories? Okay. Selling price नहीं, selling price less estimated cost to completion, ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमने सेलिंग कॉस्ट भी डिडक्ट करनी होगी, तो अगर अगर आगे ऑप्शन सेलिंग कॉस्ट का मौजूद है तो हम वो वाला टिक करेंगे, अगर वो नहीं तो फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सही जो मैंने आपको सिखाया वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट मैंने इंक्लूड किया हुआ था, तो आगे देखेंगे फिर हम अपना आंसर देंगे। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लिखी है, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग कॉस्ट लिखी है, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट को ओमिट किया गया है, यहाँ पर कॉस्ट टू कंप्लीशन को ओमिट किया गया है। ऑप्शन डी, सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड सेलिंग कॉस्ट, ये ऑप्शन कंप्लीट है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आसान सवाल था। What double entry should dot make to record the return of the quote? रिटर्न हुआ है quote, तो क्या एंट्री होगी? Dot runs a retail clothing business. One of the Dot customer returned a coat that had been bought for $110 as she had changed her mind about it when she got the coat home. तो कोट को रिटर्न किया है, डॉट क्या है, सेलर है, तो सेलर तो जब रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश या रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर लेंगे और अमाउंट होगा $110। तो रिसीवेबल का कोई लेना, रिसीवेबल डेबिट नहीं होगा, बैंक डेबिट भी नहीं होगा, क्योंकि उसने रिटर्न किया तो हम वापस करेंगे, तो बैंक क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट तब होगा जब वो पैसे आएंगे, ठीक है, अभी पैसे जाएंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है। रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल तो कोई है नहीं क्योंकि हमने सेल्स तो नहीं की, सेल्स रिटर्न हुई है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, what amount should be provided for an M year-end account? M runs a hair salon. She is preparing her year-end account at the moment but is unsure how to treat a potential provision. उसे पता नहीं कि प्रोविजन की रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, तो हमने प्रोविजन के बारे में बताना है। Just before the year end, one of M junior member of staff burned a customer hair while it was being colored. बहुत गलत काम किया है भाई, ठीक है ना, बहुत गलत काम किया है। अब तो जंग होगा, ठीक है, उनके बाल जलाए गए हैं तो जंग तो होगा, ठीक है।
तो हमने एंट्री बतानी है इससे पहले कि हाथापाई हो जाए, जंग हो जाए, ठीक है। The customer was understandably upset and sent a letter to M threatening to sue for damages of $2,500 in court. मैं आपके ऊपर केस करूंगा और आपने मुझे कंपनसेशन देनी होगी $2,500. At the time of the incident, M did not charge the customer but offered her a free color and cut worth $125. M ने उसे बता दिया कि मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगी, ठीक है। आपकी जो मैंने कलरिंग की है, कलरिंग तो नहीं कि बाल जलाए गए हैं, तो जो मैंने आपकी कलरिंग की है, जो बाल जलाए हैं, जो मैंने कट किए हैं, वो मैं आपको फ्री में सर्व कर दूंगी। मैं आपसे $1 भी नहीं लूंगी, ठीक है। और इसकी टोटल जो वर्थ बनती है $125। मैंने आपको प्रोविजन में सिखाया हुआ है कि जो बंदा जिसके ऊपर केस किया जा रहा है, ठीक है, जिसको सू किया जा रहा है, वो ऑफर जो भी करे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करती, जब तक कोर्ट वाले में मामला हल नहीं होता, तो आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो 125 M ने बताया कि मैं आपको फ्री कर दूंगा। अब वो कस्टमर एक्सेप्ट करे या ना करे, तो हमने उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग करनी होगी। विच द कस्टमर डिक्लाइन, उसने डिक्लाइन कर दिया, तो इस $125 की बात ही खत्म। M lawyer is confident that the customer will settle out the court for $500. भाई उसने मांगे है 2500। वकील साहब कह रहे हैं, एम की जो वकील साहब है वो कह रही है कि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो 500 पर सेटल हो जाएगा। तो जब वकील साहब कह रहे हैं कि 500 पर सेटल हो जाएगा, तो आपने 500 का प्रोविजन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा, ना कि 2500 का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। Which of the reasons required an entry in the bank account in Richard General Ledger? इसमें से कौन सी जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी जनरल लेजर में, अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में नहीं, लेजर में, टी अकाउंट में। Richard compared his bank statement with the bank account in his general ledger and found that they did not agree. He investigated further and concluded that there were two possible reasons for the discrepancy. दो reasons हैं। A check from one of his customer was returned, dishonored check है, डिसऑनर्ड चेक। तो अगर आप आगे पढ़े भी नहीं, तो डिसऑनर्ड चेक की एंट्री हम लेजर अकाउंट में करते हैं, ठीक है। बाय द बैंक इज अनपेड, द कस्टमर हैज सिंस फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। तो ये ऑप्शन ठीक है, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री लेजर अकाउंट में ही होती है। द बैंक चार्ज हिम फॉर गोइंग ओवरड्रॉन फॉर 1 डे इन द पीरियड। बैंक चार्जेस साफ साफ लिखा है मैंने कि इसकी एंट्री हमेशा लेजर अकाउंट में होगी, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। Next one, what will be the carrying amount of the moving machine at 31st December 20x4? हमने मशीन की कैरिंग वैल्यू फाइंड करनी है फॉर 31st December 20x4। तो कैरिंग वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला है कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Cost minus accumulated depreciation. Jimmy bought a new mowing machine for his gardening business on 1st January 20x3. कब परचेजेस की गई है? 1st January 20x3। कैरिंग वैल्यू पूछ रहे हैं x4 की, यानी सेकंड ईयर के लिए वो पूछ रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए। फॉर $2,380, परचेज प्राइस है $2,380। He had to pay $120 for the machine to be delivered to him. देखिए, जो परचेज प्राइस है वो है 2380। डिलीवरी कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, वो है $120। आगे, at the time of purchase he also paid $300 insurance for the machine in the event of malfunction or theft। तो इंश्योरेंस कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, ये डायरेक्टली हमने एक्सपेंस आउट करनी है। इंश्योरेंस कॉस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, आपने इसको एक्सपेंस आउट करना होगा प्रॉफिट और लॉस में। Jimmy charged depreciation at 10% per year on straight line basis with a full year charge in the year of acquisition and none in the year of disposal। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ
कॉस्ट फाइंड कर लें तो ये हो जाएगी 2380 प्लस 120 विच इज $2500। ये बन गई कॉस्ट। अभी हमने 2 साल के लिए डिप्रिसिएशन निकालनी है, 10% है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभार एग्जामिनर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन निकालने के लिए परसेंटेज दे देगा। तो इससे एक आसान तरीका तो ये है कि उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर ले, लेकिन कोशिश कर लिया करे कि ईयर्स में पॉइंट्स ना आ रहे हो। ठीक है, तो पहले मैं ईयर्स वाले बात समझाता हूँ, उसके बाद में फिर वो पॉइंट्स वाली बात भी रिवाइज कर लेता हूँ। देखें, अगर 10% पर ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो परसेंटेज का मतलब है 100, और कितना परसेंट है 10, तो आपके पास हो जाएंगे 10 ईयर्स। आप हमेशा इस तरह किया करें, परसेंटेज को ऊपर लेके 100 डिवाइड बाई 10%। 15% है तो डिवाइड बाई 15, 20% है तो 100 डिवाइड बाई 20। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि लेट से फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स नहीं आ रहे, हम इस तरह एज्यूम कर लेंगे कि डिवाइड बाई 11 है, तो हमारे पास लेट से फॉर एग्जांपल ईयर्स आ रही है 11.333 समथिंग लाइक दिस। तो फिर आपने ये वाली लाइफ नहीं लेनी होगी, अब फिर आप डिप्रिसिएशन निकालें रेट के ऊपर ही, लेकिन फिर आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा? आपने यूज करना होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, जब आप रेट को लाइफ में कन्वर्ट करोगे और आंसर डेसिमल में नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करें, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप रेट को कन्वर्ट करेंगे लाइफ में और वो पॉइंट्स में आ रहा हो, 11.333, 12.125 इस तरह पॉइंट्स में आ रहा हो, तो फिर आप उसको लाइफ ईयर्स में कन्वर्ट ना करें, बस डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके डिप्रिसिएशन निकाला करें, आंसर पर कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में करेंगे तो पॉइंट से आपके आंसर चेंज आ सकता है। ठीक है, अगर आंसर चेंज आएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आपके 2 नंबर जा सकते हैं। तो अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, अगर पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो फिर जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है उसी को यूज कर ले, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब देखिए दोनों से सेम आंसर आएगा। पहले मैं यूज कर लेता हूँ लाइफ वाले फॉर्मूले को। तो कॉस्ट है मेरे पास 2500, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से डिप्रिसिएशन आ जाएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स हमने डिप्रिसिएट किया है, तो 500 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लूं, इस वाले को, तब भी ठीक है, 2500 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो देखिए इससे भी 250 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो इससे भी वही 500। आप चाहे इसको लाइफ में कन्वर्ट करें या ना करें, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, आप लोगों की मर्जी। तो यहाँ पर कॉस्ट है हमारे पास 2500, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 500, तो कैरिंग वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर 2000। देखिए इसको, what value should be included in George's statement of profit or loss for the year to 31st March 20x6 for the movements in the provision for the sales return? Movements in provision है, increase in decrease in provision है, और हमने बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कौन सी वैल्यू जाएगी, यानी या तो डेबिट होगा या क्रेडिट एंट्री होगी, या तो चार्ज होगा, एक्सपेंस होगा, या क्रेडिट एंट्री होगी। George guaranteed his customer that they will obtain a full refund if they return goods within 30 days. At 31st March 20x5, his provision for sales return was 2700. At 31st March 20x6, he estimated that the provision should be 3000. पहले थे 2700, अब है 3000, तो 300 का इंक्रीज है, इंक्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ चार्ज, तो हमें एंट्री करनी होगी अ चार्ज ऑफ $300 इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
What is the balance on the bank statement? हमने find करना है balance on the bank statement. Your firm bank account in the general ledger show a credit bank balance of 1240. अगर मैं टी अकाउंट बना दूं, ठीक है, जनरल लेजर बता दूं, तो इसमें 30 अप्रैल 20x9 को बैलेंस है 1240। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि जब भी अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन हो, आपको अगर क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन हो और उस टी अकाउंट में फर्दर एडजस्टमेंट बाकी हो, तो आप उस क्लोजिंग को ओपनिंग बनाया करें। आप उस क्लोजिंग को ओपनिंग बनाया करें और उसमें एडजस्टमेंट करते जाए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा और ये सबसे आसान तरीका है। अब मुझे पता है कि अगर एग्जामिनर ने क्लोजिंग बैलेंस दिया तो इसमें फर्दर एडजस्टमेंट होगी, लेकिन फिर भी आगे पढ़ देते हैं। Upon comparison with the bank statement, you determine that there are unpresented check totaling for $50। देखिए जरा, मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी बना देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने फाइंड करना है बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक है फॉर $50। A receipt of 140 which has not yet been passed through the bank account. Receipt of 140, तो 140 के uncleared चेक है, ये माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। द बैंक स्टेटमेंट शो अ बैंक चार्जेस ऑफ $75। फर्दर एडजस्टमेंट है तो इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना ले, तो ये हो जाएगा वन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1240। याद रखना, बैंक अकाउंट की बात हो रही है क्रेडिट, बैंक अकाउंट की बात हो रही है, स्टेटमेंट की नहीं। अकाउंट में क्रेडिट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, अकाउंट में क्रेडिट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, और बैंक चार्जेस भी क्रेडिट साइड पर ही आते हैं। इसकी वैल्यू है $75। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, देखिए जरा, 1240 प्लस 75 which is 1315। तो ये 1315 इधर पुट कर लें। इस इक्वल टू के नीचे अगर हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो 140 यहाँ आकर माइनस बन जाएगा और -450 यहाँ पर आकर +450 बन जाएगा। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। ये सॉरी नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट है, नेगेटिव बैलेंस है। तो हो जाएगा 1005 नेगेटिव बैलेंस, ओवर ड्रॉन, ऑप्शन ए। अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ये अकाउंट में अगर डेबिट साइड पर बैलेंस आ जाए कैश का तो इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव को हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following is the correct journal entry to record a credit note issued to a customer for goods return? देखिए जरा, क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशू कौन करता है? सप्लायर। क्रेडिट नोट इशू कौन करता है? सप्लायर। सप्लायर सेल्स करता है कि परचेजेस? सेल्स। क्रेडिट नोट कब इशू की जाती है? जब सेल्स रिटर्न हुई हो। जब सेल्स रिटर्न हुई हो। तो डबल एंट्री मैंने क्या सिखाई है? सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, what entry is needed to correct the error and clear the suspense account? सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना है और कौन सी एंट्री हमें चाहिए कि इस एरर को ठीक कर दे? एरर यानी गलती को ठीक करना है, ठीक है, गलती को ठीक करना है। तो 3 कॉलम बना दें, करेक्ट, रॉन्ग, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेक्टिफिकेशन। तो ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओके। When extracting the trial balance for B right, you found that there was a difference of $90 between the total of the debit and a credit balance. You opened a suspense account for the difference.
You have now discovered that an invoice of 1560 for advertising has been posted anonymously to the advertising account as 1650. देख ले, अगर एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, तो मैंने ये एंट्री करनी थी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 1560, साथ में कैश या पेबल जो भी आपको ठीक लगे वो क्रेडिट कर दे। ठीक है, अब अगर आप देख ले तो बताया गया है कि आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है एज अ 1650, यानी एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं। देखिए जरा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हुई है विद अमाउंट ऑफ 1650। दूसरी एंट्री के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो इसका मतलब दूसरी एंट्री की गई है। तो दूसरी एंट्री है हमारे पास कैश, तो कैश की एंट्री तो सही गई होगी 1560। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं। सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, बिल्कुल होगा। कौन से साइड पे होगा? जो साइड सबसे कम हो। कौन सा साइड कम है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पर हम सस्पेंस की एंट्री कर देंगे, 90 ही आएगा। 1650 माइनस 1560 विच इज $90। अब जब ठीक करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सस्पेंस को खत्म कर लें, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 90 से। अब जो आपने गलती की है, अपनी गलती को ठीक करो। तो गलती, आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को दोबारा कम कर दो 90 से, तो आपकी गलती ठीक हो जाएगी। तो ये रही आपकी करेक्ट एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट 90, ऑप्शन सी। Okay, next one. Which of the following is not a qualitative characteristic of financial information? Qualitative characteristic इसमें कौन सा नहीं है? Relevance है, comparability है, accrual नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान सवाल था। Okay. What are the entries to partner current account for appropriation of profit and drawings? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एंट्री कहां पर होगी? तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होता है और ड्राइंग्स डेबिट साइड पे। आखिरी सवाल, व्हाट इज द करेक्शन रिक्वायर्ड इन द अकाउंट? हमने करेक्ट एंट्री बतानी है, तो फिर वही 3 कॉलम गेम, सॉरी, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री and rectification. Fred has a business which capitalize all items which meets the criteria under IAA 16 and which cost more than $500. फ्रेड की बिजनेस है जो ऑल आइटम्स को कैपिटलाइज करता है अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए अंडर IAA 16 और उसकी कॉस्ट 500 से ज्यादा हो। A difference has been located on the trial balance and this has been posted to the suspense account. Fred has noted that new computer purchased for $700 have been posted to the office expense account. By error of principal है, खरीदी थे आपने नॉन करंट एसेट्स को, ठीक है, खरीदा है आपने नॉन करंट एसेट्स को यानी कंप्यूटर्स को, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी नॉन करंट एसेट या कंप्यूटर्स। नॉन करंट एसेट है डेबिट फॉर $700 और कैश क्रेडिट $700। आपने क्या कर दिया? आपने उसको पोस्ट कर दिया टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आपने एसेट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। क्योंकि कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो एग्जामिनर जिस एंट्री के बारे में खामोश हो तो समझ लेना वो ठीक की गई है। अब वो गलती को ठीक कर ले, तो एक्सपेंस को डेबिट किया है, गलत रिकॉर्ड किया, तो ऑफिस एक्सपेंस को वापस क्रेडिट कर ले। और जो आपने नॉन करंट एसेट यानी कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं किया उसको वापस रिकॉर्ड कर दे। और चेक करने के लिए करेक्ट और रॉन्ग को मिलाए तो इसे हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री ही बनेगी। ठीक है, सॉरी, रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग को आपस में मिलाए तो इससे करेक्ट एंट्री ही बनेगी। ठीक है, आप रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन को आपस में मिलाए तो इससे करेक्ट एंट्री ही बनेगी। यानी देखिए जरा,
ऑफिस एक्सपेंस के साथ कट जाएगा, तो बाकी बचेगा कंप्यूटर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो एंट्री आपने की है वो सही की है या गलत। तो हमेशा रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन को मिलाया करें, इससे करेक्ट एंट्री ही बनेगी। इसी तरह अगर हमने यह पर कर दिया तो आप सस्पेंस को सस्पेंस के साथ काट दें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को 90 से कम कर दें, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1560, कैश क्रेडिट 1560 ही बनेगा। तो रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन को मिला या करें, इससे हमेशा करेक्ट एंट्री भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है non-current asset debit and office expense credit, option C. ये थी कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन।